जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अगली वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम गॉस का नियम पढ़ते हैं, फिर गॉस के नियम का अनुप्रयोग देखते हैं। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें मैं फिजिक्स पहले चैप्टर से बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और पूरा फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है पिछले क्लास से रिलेटेड। एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई इक्वल टू 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। देखो, विद्युत क्षेत्र दिया है सदिश के रूप में। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं पूछा क्या है। विद्युत क्षेत्र दिया है ई वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दी है, हमने लिख ली। अब आगे देखते हैं और क्या दिया है। एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए की वैल्यू दी है। क्षेत्रफल वेक्टर ए, दोनों चीजें वेक्टर फॉर्म में दी हैं, यानी सदिश रूप में दी हुई है। क्या दिया है, 8j कैप मीटर स्क्वायर, और इसका क्या दिया है, वोल्ट पर मीटर। ये इसकी यूनिट है यानी इकाई। तो हमसे पूछा गया विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई। हमें ज्ञात करना है। देखो, अगर तुमने क्लास 11th में वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा है यानी सदिश वाला, तो ठीक है, आपको एकदम समझ में आएगा। नहीं तो मैं ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि 8j कैप को हम थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं। मान लो हम लिख दें 0i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ये 0 है तो 0 इसमें गुणा होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो ये सेम चीज़ यही है। हमने ऐसा क्यों लिखा आई जे के फॉर्म में, क्योंकि आई जे के फॉर्म में ऊपर भी है। अभी हमें सोल्यूशन करते टाइम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहाँ पे आवश्यकता इसकी पड़ेगी। ठीक, अब देखो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। फाई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक, वेक्टर ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक, अब इसका हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई किसमें करवाएंगे, इसमें a की वैल्यू क्या है, ये 0i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप। ठीक, 0i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप। ठीक, अब देखो इसका गुणा कैसे होता है, आई का जो गुणांक है उसका गुणा आई वाले गुणांक से होगा, और जे का जो है गुणांक 3 है, जे का गुणांक यहाँ पे 8 है, इसका गुणा इससे होगा, और के वाले का गुणा के वाले से होगा। ठीक, तब मान लो हम आई वाले का गुणा आई वाले से करेंगे, 2 गुणे 0 हो जाएगा आई कैप प्लस जे वाले का गुणा जे वाले से 3 गुणे 8 जे कैप माइनस इसको भी मान लो अगर ऐसे लिख लीजिए प्लस माइनस 4 गुणे 0k कैप। तो देखो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लीकेशन है, मतलब इतना टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ये भी, इसमें भी 0 से मल्टीप्लीकेशन है तो हमारा ये भी टर्म भी 0 हो जाएगा।
ठीक, ये 0 हो गया हमारा, ये भी 0 हो गया। बचा क्या, 8 3 24, 24 जे कैप। ठीक, फाई की वैल्यू क्या आ गई, 24 जे कैप। और हमारा इसका फार्मूला क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, फाई की वैल्यू इतनी आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हैं, ये हमारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा कि यूपी बोर्ड में आ चुका है, और एक बार नहीं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो हम अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है सतत आवेश वितरण। ठीक, हम हेडिंग डालते हैं, आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहिए। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो ये क्या होता है भैया, सतत आवेश वितरण क्या होता है, क्या है ना, जब कोई भी वस्तु ले लो, जब किसी भी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। मान लो ये मार्कर हो गया, ये तो अचालक है, मान लो अगर ये चालक होता है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो हम इसको बोल देंगे कि यही हमारा है सतत आवेश वितरण। ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक, सतत आवेश वितरण क्या होता है, जब किसी वस्तु पर आवेश समान रूप से वितरित होता है। ठीक, तो वही सतत आवेश वितरण होता है। तो हम आगे चलते हैं कि ये सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, रैखिक आवेश वितरण। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, उसको ऐसे भी बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा आयतनीय आवेश घनत्व। तो हम पहले एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो पहला हमारा है रैखिक आवेश घनत्व। ठीक, हेडिंग डालते हैं रैखिक आवेश घनत्व। इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है भैया, इसका डिफिनेशन सिंपल है कि एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसको हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसको पहले हम समझते हैं। मान लो ये हमारा कोई तार हो गया ना, मान लो ऐसे ही, तो इस पे ऐसे प्लस प्लस चार्ज है इसके अंदर, मतलब आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, और मान लो इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक L है। ठीक, L लंबाई का है, आवेश Q है। और इसको मान लो अगर हम इसका छोटा सा एरिया ले लें, हमें ये एरिया लेना है छोटा सा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये लंबाई का छोटा हिस्सा है, इसको हम डेल एल लिख सकते हैं कि ये डेल्टा एल है, कि छोटी सी लंबाई। ठीक, छोटी सी चीज़ के लिए हम डेल्टा यूज कर सकते हैं, डेल बोलते हैं उसको। और यहाँ पे आवेश कितना होगा, तो वो हो जाएगा डेल क्यू। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, एकांक लंबाई पर आवेश एकांक लंबाई पर आवेश। ठीक, एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है वो हमारा रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। अब इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम
लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू डेल क्यू अपान डेल एल। यही है हमारा, ये जो डेल क्यू था और ये डेल एल, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर। ठीक, ये रैखिक आवेश घनत्व हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम अगले पे चलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व पर। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व हम पढ़ चुके हैं, अब हेडिंग डालते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, ये हमारा दूसरा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, और इसकी डिफिनीशन क्या है, देखो इसकी डिफिनीशन सिंपल सी है कि एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, मैं थोड़ा शॉर्ट में चीज़ें लिखने की कोशिश करता हूँ, आप इसको लंबा बना के लिख लीजिएगा डिफिनीशन की तरह। एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश की मात्रा। ठीक, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा कि एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम सिग्मा को मैं लिख देता हूँ, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसका फार्मूला क्या होता है, पहले हम एक पृष्ठ बना लेते हैं। मान लो ये एक पृष्ठ हो गया ना, इस पे आवेश है, मान लो सब धन आवेश है, ये एक समान रूप से आवेशित है। ठीक, अब मान लो हम इसका एक छोटा सा पार्ट ले लें, मान लो हम कहते हैं कि इतना है। अब ये पूरे का क्षेत्रफल मान लो, पूरे का क्षेत्रफल मान लो हम है कि यस है। ठीक, अब ये छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डेल यस। ठीक, डेल मतलब हम छोटे से भाग के लिए ले रहे हैं, और पूरे पर आवेश मान लो क्यू है, क्यू, तो छोटे से पार्ट पे आवेश क्या हो जाएगा, डेल क्यू। जब इतने क्षेत्रफल पे यानी पूरे क्षेत्रफल पे आवेश क्यों था, अगर हम छोटे से क्षेत्रफल के लिए लेंगे तो वहाँ पे आवेश थोड़ा सा होगा, तो उसको हम डेल्टा क्यू बोलेंगे, और क्षेत्रफल को डेल यस डेल बोलिए डेल्टा में। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू डेल क्यू अपान डेल यस। ठीक, यस हमारा क्षेत्रफल है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि Q का मात्रक कूलाम होता है, यानी आवेश का मात्रक कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमारा मात्रक हो गया, इसको आप याद रखिएगा। देखो हम रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व या आयतनीय आवेश घनत्व इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गॉस के नियम में इसका उपयोग आएगा। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आयतनीय आवेश घनत्व पे चलते हैं। ठीक, मैं हट जाता हूँ। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आयतनीय आवेश घनत्व। ठीक,
हमने रैखिक आवेश घनत्व पढ़ लिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये लास्ट है तीसरा आयतनीय आवेश घनत्व। ठीक, देखो आयतनीय आवेश घनत्व ये क्या होता है? जैसे आयतन में हम द्रव को मापते हैं, द्रव का आयतन होता है, या गैस का भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे द्रव की बात करते हैं। जैसे कोई लिक्विड है, उसमें जब आवेश होगा तो एक समान रूप से आवेश होगा। मान लो कोई गिलास है, उसमें पानी है, अगर उसमें चार्ज हम डालेंगे, आवेश प्रवाहित करेंगे, तो उसमें एक समान रूप से होगा। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन होती है एकांक आयतन में उपस्थित या संचित आवेश की मात्रा को हम आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, डिफिनीशन हम लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। एकांक आयतन में संचित आवेश की मात्रा। अब देखो ये आवेश घनत्व वाले में एक परिभाषा हम ऐसे बना सकते हैं, जो उसका फार्मूला होता है उसी को हम बता देते हैं। जैसे मान लो अभी इसका फार्मूला आएगा तो हम बताते हैं, जैसे कि इसमें होगा क्या, आवेश तथा आयतन के अनुपात को हम आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में क्या था कि आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और वैसे ही रैखिक आवेश में क्या हो जाता कि लंबाई तथा आवेश तथा लंबाई के अनुपात को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो डिफिनीशन दो प्रकार से लिखी जा सकती है। ठीक, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इससे पहले हम इसको थोड़ा डायग्राम की मदद समझ लेते हैं। मान लो कोई ऐसा आयतन हो गया और इसमें आवेश है, एक समान रूप से आवेशित है। ये एक आयतन हो गया, इस पे एक समान रूप से आवेश है। और मान लो इस पूरे का आयतन क्या है, v। ठीक, अब फिर हम वही चीज करेंगे कि मान लो हम इतने छोटे से पार्ट का आयतन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल v। पूरे का आयतन v था, तो छोटे से पार्ट का लेंगे डेल v, यानी थोड़ा सा आयतन। और उसके बाद इस पे चार्ज q है, टोटल पे चार्ज q आवेश है। ठीक, तो इस छोटे से पार्ट में कितना हो जाएगा, डेल q। ठीक, पिछले दोनों की तरह हम इसका भी फार्मूला ऐसे बना लेंगे, क्या हो जाएगा, डेल q अपान डेल v। यही अभी मैं आपको समझा रहा था कि इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो आवेश तथा आयतन के अनुपात को कहते हैं। वही बात हो गई, फार्मूले को डिफिनेशन के रूप में लिख दिया। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं गॉस के नियम पर। तो अब हम पढ़ेंगे गॉस का नियम। ठीक, या गॉस का प्रमेय। पहले हेडिंग डालते हैं, गॉस का प्रमेय या नियम लिख लेते हैं, गॉस का नियम। ठीक, दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हैं, गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम। ठीक, देखो गॉस का नियम क्या है। देखो भाई, गॉस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना नियम दिया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश का 1/π0 गुना होता है। ये क्या चीज़ है भैया, पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक, इसका डिफिनेशन क्या है, किसी बंद पृष्ठ से, देखो एग्जाम में आंसर बड़ा करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो कि गॉस के नियमानुसार। ठीक, आगे लगा सकते हो, किसी बंद
पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलिए, किसी घनपृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का वन बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। देखो जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको भी एग्जाम में लिखना है, राइटिंग बैठा के, और थोड़ा थोड़ा सा शब्दों के बीच में गैप रखना है, ठीक, ताकि एग्जाम की कॉपी में जितना अच्छा आपका आंसर दिखेगा उतना अच्छा आपको नंबर मिलने का चांस रहेगा, ठीक। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। अब इसका फार्मूला यानी ये प्रमेय का जो भी समीकरण है वो क्या है, क्या बोल रहा है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। विद्युत फ्लक्स पहले बताया तो क्या हो जाएगा, φE इक्वल टू Q इंटू 1/ε0 गुना बोल रहा है ना, तो परिबद्ध कुल आवेश का ε0 गुना होता है, आवेश का 1/ε0 गुना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं φE इक्वल टू Q/ε0। यहाँ हमें पता ही है कि फाई विद्युत फ्लक्स है, Q आवेश है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि ये फार्मूला आया कैसे है। इसको आप अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप ऐसे थोड़ा बना के लिख सकते हैं कि यदि विद्युत फ्लक्स फाई, मैंने पहले ही बता दिया कि फाई विद्युत फ्लक्स है, ये विद्युत फ्लक्स φE है और आवेश Q है, तो ये आपका आगे फार्मूला हो गया। अब देखो हम इस फार्मूले का निगमन पढ़ेंगे, निगमन यानी डेरिवेशन की ये फार्मूला आया कैसे, ठीक। तो पहले मान लो हम ले लेते हैं एक पृष्ठ ले लेते हैं, ये हमारा एक गोला है, ठीक। कैसा पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, ठीक। अब मान लो यहाँ पे इसके केंद्र में कोई आवेश क्यों है ना, और इस गोले की त्रिज्या कितनी है, r, रेडियस इसकी r है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और क्या, अब हम इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक। तो मान लो इसका क्षेत्रफल a है, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल a है। देखो ये वृत्त नहीं है, गोला है, गोला मान लो जिसे हम गेंद मान सकते हैं, ठीक। गेंद एक गोली होती है, तो इसका कंप्लीट क्षेत्रफल कितना है, a, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब मान लो हमें इस गोले का छोटा सा पृष्ठ लेते हैं ऐसे, जब ये पूरा क्षेत्रफल ये है, मान लो ये हम छोटा सा क्षेत्रफल लिए dA, ठीक। और इसमें विद्युत क्षेत्र E है, विद्युत क्षेत्र है। देखो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है। एक गोला है, उसका क्षेत्रफल A है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र E है, ठीक। और बीच में एक आवेश है, बिंदु आवेश Q है। और अब हम इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, ठीक। तो देखो जब हम इस छोटे से क्षेत्रफल से, मान लो इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
डी फाई ई। डी फाई ई क्यों भैया? देखो फाई ई क्या होगा, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, और डी फाई ई क्या होगा, इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। ठीक, तो डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर क्यों भैया? डी ए क्यों नहीं? क्योंकि जब छोटे से क्षेत्रफल का से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल भी छोटा सा ही लेंगे। ठीक, तो अब हम इसको समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करना। समाकलन जिसको आता है ठीक है, आप 12th में हैं तो समाकलन पढ़े ही होंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। अब दोनों पक्ष का हम समाकलन करेंगे, डी फाई ई। इसका हम समाकलन किसके पक्ष में करेंगे, फाई ई के पक्ष में, और इसका समाकलन ए के पक्ष में करेंगे। ठीक, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। जब इसका हम समाकलन करेंगे, देखो समाकलन मतलब क्या होता है, अगर हम छोटे से कोई छोटी सी चीज़ का समाकलन कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट आ जाएगा। मान लो अगर हम इतने से एरिया का समाकलन कर दें तो ये कंप्लीट आ जाएगा समाकलन करने पर। ठीक, तो डी फाई ई का समाकलन करने क्या हो जाएगा, ये फाई ई हो जाएगा। और ई को बाहर ले लेंगे क्योंकि ई में ए का कोई भी अवयव नहीं है, तो ई को हम एज इट इज लिख देंगे, और डी ए का समाकलन करेंगे। मान लो हम ऐसे आपको दिखा देते हैं, समाकलन ऑफ डी ए के पक्ष में, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम लिख दें, सॉरी हम लिख देंगे ई डॉट वेक्टर ए। ठीक, तो अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। समाकलन चिन्ह कुछ ऐसा होता है, डी फाई ई। इसका समाकलन हम किसके पक्ष में कर रहे हैं, फाई ई के। ठीक, और इस तरह भी हम समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे हम ए के पक्ष में। ठीक, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, अब जब इसका हम समाकलन लेंगे डी फाई ई का, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई। ये जब आप समाकलन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ऐसे जान लो कि अगर हम डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो फाई ई आ जाएगा। मान लो इतने से क्षेत्र से, मान लो यहाँ विद्युत क्षेत्र ऐसे है, इतने क्षेत्रफल से जो फ्लक्स गुजरेगा अगर हम उसका समाकलन कर दें तो पूरे क्षेत्र से जो फ्लक्स निकलेगा वो हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो फाई ई आ जाएगा, और यहाँ पे ई बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें ए का कोई अवयव नहीं है। अब हम समाकलन करेंगे डी ए का। जब हम डी ए का समाकलन करेंगे क्या आ जाएगा, ई डॉट ए, तो फाई ई इक्वल टू क्या आ गया, ई डॉट ए। अभी हम और आगे चलते हैं। देखो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अब हम इसको और आगे ले चलते हैं, ई इंटू ए। देखो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, हम ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। अब मान लो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू, ई की जगह हम ई की वैल्यू रख दें। हमने अभी पढ़ा था ना विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर पहले से है, हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखो
4 पाई से 4 पाई कट गया ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचा, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हमारा फार्मूला आ गया जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। ये हो गया गॉस के नियम का निगमन या बोल सकते हैं डेरिवेशन। अगर आपको पूछता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं कि अभी अभी हमने जो गॉस का नियम पढ़ा उसका हम उपयोग कैसे करेंगे। तो उसमें पहला टॉपिक है कि एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लो अनंत लंबाई का एक समान आवेशित क्षेत्र, एक समान आवेशित तार है, उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। ठीक, तो मान लो ये हमारा एक तार हो गया अनंत लंबाई का, मान लो एकदम सीधा है, ठीक, और ये आवेशित है, मान लो इस पे प्लस चार्ज है, ये हमारा आवेशित है, एक समान आवेशित है, और साथ साथ ये अनंत लंबाई का है, यानी ये कितनी भी लंबाई का हो सकता है। ठीक, ये एक समान आवेशित है। अब इससे हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। मान लो यहाँ पे एक बिंदु P है, R दूरी पर, ये डिस्टेंस कितनी है, R दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक, तो इसको मान लो हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि माना, अगर लिखना है तो माना अनंत लंबाई का एक तार है, का एक समान आवेशित तार है, तार से R दूरी पर स्थित, ऐसे आप एग्जाम में लिख सकते हो, स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, तो हम इसके चारों तरफ पहले गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। ठीक, मान लो हमने एक बेलनाकार लिया, जैसे मान लो ये एक अगर तार हो गया, इसके हम चारों तरफ पृष्ठ मानना चाहते हैं गॉसियन पृष्ठ, तो वो क्या हो जाएगा, बेलन। मान लो इसको जो ढकेगा वो सिलेंडर के आकार का हो जाएगा। ठीक, तो मान लो कुछ ऐसा हो गया बेलनाकार, ठीक, ऐसा कुछ हो गया बेलनाकार। तो अब देखो, अगर कोई बेलन है या मान लो एक बॉटल जैसी चीज़ है, तो उसमें कितने पृष्ठ है, 3 पृष्ठ। एक तो उसका ये जो वक्र वाला पृष्ठ है ऐसे, और एक ऊपर का पृष्ठ हो जाएगा, एक नीचे का पृष्ठ, 3 पृष्ठ। तो यहाँ से अब फ्लक्स 3 जगह से निकलेगा, मान लो, और जैसे ये पृष्ठ हो गया तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, dA वेक्टर, और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर, dA वेक्टर। ठीक, और इधर इस तरह से विद्युत क्षेत्र किधर होगी, क्योंकि तार ऐसे है तो, और धन आवेशित है, तो विद्युत क्षेत्र हमेशा इधर होगी, तार से दूर होगी। ठीक, और यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे तार है तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, यानी क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो एंगल बना है वो कितने का, 90 अंश का, यानी 90 डिग्री होगा। ठीक, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इस दिशा में होगा, ये वक्र के
इस दिशा में होगा, डी ए वेक्टर। और तार के कारण विद्युत क्षेत्र भी सेम इसी दिशा में होगा, इसको भी हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक, ये वेक्टर है क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो हम समझ गए क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे है। मान लो मैंने समझाया ना कि पृष्ठ अगर ऐसे है तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा ऐसे होगा, अगर पृष्ठ ऐसे है तो क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे होगा। तो ये वाला पृष्ठ ऐसे है तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा ऊपर होगा। ठीक, और ये नीचे वाला पृष्ठ ऐसे है तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे होगा, और ये वाला पृष्ठ जो है वक्र है उसका क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे होगा। ये सिंपल सी चीज़ है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक, और विद्युत क्षेत्र मैंने समझाया ही कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का, और यहाँ 0 डिग्री का भी हम समझाते हैं। ठीक, फ्लक्स निकलेगा मान लो इस वाले पृष्ठ से, उसको हम मान लेते हैं φ1, और नीचे वाले पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा उसको हम मान लेते हैं φ2, और यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा उसको हम मान लेते हैं φ3। ठीक, तो पहले हम φ1 निकालते हैं। देखो φ1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, हमने पीछे पढ़ रखा है। ठीक, ई ए कॉस थीटा। ठीक, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा, देखो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 90। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। ठीक, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या हो जाएगा ई ए 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, φ1 हमारा कितना आ जाएगा 0। देखो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल जो है क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक, तो जैसे φ1 है सेम वैसे φ2 है, यहाँ भी थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ से भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। φ1 इक्वल टू क्या है φ2, मान लो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, φ1 इक्वल टू φ2 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं ऊपर वाले पृष्ठ से 0 फ्लक्स निकलेगा, नीचे वाले पृष्ठ से भी 0 फ्लक्स। ठीक, अब बचा क्या, बचा हमारा φ3, वहीं से हमारा फ्लक्स निकलेगा। ठीक, तो φ3 को हम निकाल लेते हैं, ई ए कॉस, यहाँ पे कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कॉस 0 उसका मान 1 होता है। ठीक, तो ई ए इंटू 1 हो जाएगा, φ3 हमारा कितना आ गया ई ए। ठीक, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। φ3 ही हमारा फाई है, मान लो यहीं से मेन फ्लक्स निकलेगा, तो हम φ3 क्या लिखेंगे, सीधा फाई लिख देते हैं। φ1 की वैल्यू भी 0 आई, φ2 की वैल्यू 0 आई, यानी ऊपर से भी निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा, नीचे से भी निकलने वाला फ्लक्स भी 0 होगा। अभी जो φ3 है यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, देखो इसका फार्मूला हम लगाएंगे पहले, ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में है और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है, तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है 0 डिग्री का। ठीक, तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे ई ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा φ3 की वैल्यू ई ए, इस φ3 को हम चाहे तो अब केवल फाई ही लिख सकते हैं, क्योंकि φ1 भी 0 है φ2 भी 0 है, तो मेन फाई यही है। ठीक, तो अब इसको हम आगे देखते हैं। फाई देखो ए, ये क्या हमने इसके चारों तरफ एक बेलन माना है। ठीक, अब बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है इक्वल टू 2 पाई आर एल। ठीक,
मान लो इस बेलन की लंबाई कितनी है, L है, ठीक। ये बेलन की लंबाई L है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr_L। तो यहाँ पे हम रख देते हैं E × 2πr/L। और फाई का फार्मूला एक हमने गॉस के नियम से क्या पढ़ा था, क्या होता है, Q/ε0, ठीक। अब हमें क्या, मेनली हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E है, तो हम इसको एक साइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2πr_L यहाँ नीचे आ जाएगा, ε0 × 2πr_L इक्वल टू E। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू 2πr_L हो गया, और ε0, ठीक। और ये जो Q है इसको ऐसे यहीं पे रहने दीजिए, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे लिख देते हैं 2πε0r, और इसको Q/L। Q/L को हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं, क्यों, अभी हम आपको बताएंगे। जब हमने रैखिक आवेश घनत्व तो पढ़ा था, तो उसका फार्मूला क्या था, उसका फार्मूला था ΔQ/ΔL, या Q/L भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, और वो Q/L को हम क्या लिखते थे, रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते थे। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q/L। अब यही चीज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, Q/L की जगह हम लैम्डा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, λ/2πε0r। ये हमारा विद्युत क्षेत्र आ गया। तो एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र आता है वो यही होता है, E इक्वल टू λ/2πε0r। तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना था, इसके हमने चारों तरफ एक बेलन मान लिया, बेलनाकार मतलब गॉसियन पृष्ठ ले लिया। उसके बाद हमने क्षेत्रफल वेक्टर दिखा दिए किसकी दिशा किधर है। फिर हम φ1 सॉल्व कर लिए, φ2 भी 0 होगा, तो हम φ3 निकाल लेंगे। φ3 यहाँ से बाहर निकाल लेते, तो उसको हमने दोबारा से लिख दिया, ऐसे सॉल्व करते चले गए, फिर ये आ गया। यही आप इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए और डेरिवेशन करना भी सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तब आगे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे एक चादर होगी और वो एक समान आवेशित होगी, उसके कारण जो भी विद्युत क्षेत्र आएगा वही हमको ज्ञात करना है, ठीक। देखो, अगर कोई चादर है, मान लो एक बुक है, इसको आप एक चादर की तरह इमेजिन कर लीजिए, एक समान आवेशित है। जब इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इसके इस साइड भी विद्युत क्षेत्र निकलेगा और इस साइड भी, ठीक। तो हम आगे चलते हैं। देखो, गॉस का नियम का अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं। गॉस के नियम का हम वहीं उपयोग कर सकते हैं जहाँ पे एक बंद पृष्ठ हो, ठीक। तो यहाँ पर हम एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। मान लीजिए समतल चादर है, इससे गुजरने वाली हम एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। एक हमने बेलनाकार पृष्ठ बना लिया, ठीक। अब हम देखेंगे चादर के इस साइड जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश से हमेशा उसकी दूर होती है, उसकी अपोजिट होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, और यहाँ पे बेलन का जो ऐसा वाला पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इधर ही होगा, dA वेक्टर, ठीक। और सेम चीज इस साइड भी होगी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड, और dA वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा इसी साइड होगी। तो यहाँ से एक फ्लक्स गुजरेगा, एक फ्लक्स यहाँ से, इसको हम मान लेते हैं φ1, इसको हम मान लेते हैं φ2, ठीक। अब एक गोली पृष्ठ है, तो एक ये वक्र वाले सरफेस से भी एक फ्लक्स निकलेगा, है ना। तो उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा ऊपर की तरफ,
और विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर ही होगी। ठीक, यहाँ पे थीटा हो जाएगा ना आपका 90 डिग्री। ठीक, इसको हम फाई मान लेते हैं। अब हम निकालेंगे कुल फ्लक्स। कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा? कुल फ्लक्स हम तीनों फ्लक्स को जोड़ लेंगे, जो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से और यहाँ से। ठीक, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब फाई का फार्मूला क्या होता है, यानी फ्लक्स का ये कॉस थीटा। ठीक, ये कॉस, देखो φ1 जो है ये है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा है हमारा 0। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? cos 0 डिग्री प्लस φ2 में भी थीटा क्या है? 0 डिग्री। तो यहाँ भी हम लिख देंगे EA cos 0। और φ3 में हमारा थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे EA cos 90 डिग्री। सिंपल सी चीज़ है, समझते चलिए बस। यहाँ से φ1, यहाँ से φ2, यहाँ से φ3, तीनों की वैल्यू हमने लिख दी। यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे 0 डिग्री, तो हमने दोनों जगह पे 0 डिग्री रखा। यहाँ पे 90 डिग्री था। ठीक, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? EA। यहाँ भी cos 0 है, ये भी EA हो जाएगा, क्योंकि उसका मान 1 हो जाएगा। और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम कुल फ्लक्स फाई को हम लिख सकते हैं 2EA। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यहाँ पे E है, तो हम E को इस साइड ले लेते हैं। E को इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा? φ/2A। ठीक, और गॉस के नियम से फाई क्या होता है? फाई होता है Q/ε0। ये गॉस के प्रमेय में हमने पढ़ा था। तो फाई की जगह हम इसको रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? Q/2A इंटू ε0। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ε0 और Q/A। यहाँ पे Q है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं। अलग क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व में पढ़ा था, जिसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं कि Q/A होता है। जब मैंने पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ाया तब मैंने बोला था ना कि इसका आगे उपयोग आएगा, तो यहाँ पे इसका उपयोग आ गया कि पृष्ठीय आवेश घनत्व हम पढ़े थे वहाँ पे ΔQ/ΔA। क्षेत्रफल वहाँ पे हमने यस लिया था, यहाँ पे है, उससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि क्षेत्रफल है। तो हम Q/A की जगह सिग्मा रख दें, सिंपल सी बात है। 1/2 ε0 इंटू सिग्मा। ठीक, यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसको हम यहाँ आगे लिख देते हैं, E सिग्मा/2 ε0। यही फार्मूला आ गया हमारा, सिंपल सी बात है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत हुई। ठीक, एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र। ठीक, जो गोली खोल है उसके बाहर। ठीक, देखो ये हमारा गोली खोल हो गया ना, इसका एक केंद्र है O। इससे मान लो हम P बिंदु की दी हुई, इधर मान लो यहाँ से एक बिंदु है P। ठीक, और ये दूरी कितनी है R। दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग हम करेंगे, तो वहां पे एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। मान लो एक ऐसा पृष्ठ बनेगा जो
इस बिंदु से होके जाएगा ऐसे। ठीक, ये ऐसा हमारा गॉसियन टेस्ट हो गया। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो गोली खोल पर जो आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा हमेशा इधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, और ये इस पे जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी भी दिशा इधर ही होगी, ये वेक्टर। ठीक, इस पृष्ठ पे जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा भी उधर ही होगी। तो यानी इन दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, थीटा 0। ठीक, अब हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स I इक्वल टू क्या होता है, ये कॉस थीटा। ये फार्मूला इतनी बार आ चुका है अब तक, तो आप लोग को याद भी हो गया होगा। ठीक, तो E A कॉस 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, तो आ जाएगा E A फाई इक्वल टू E A। अब हम यहाँ पे A की वैल्यू रख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया भैया, गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है गोले का ही क्षेत्रफल था, इसका हम फिर ए की वैल्यू रख दिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जब भी आप एग्जाम में डेरिवेशन लिखिएगा इसी तरह लिखिएगा और ये सब चीज़ें बताते चलिएगा कि गॉस के नियम से ये आया है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अब हम ई निकाल लेते हैं, मान लो हम यहाँ रखते हैं। ठीक, अब ई को हम इधर लिख लेंगे, तो ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है और ये इतना इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगी, यानी भाग में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई को आगे लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फार्मूला। इसको ऐसे थोड़ा अच्छे से, तो एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा खोल से बाहर वो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हम एक छोटा सा और भी देख लेते हैं, एक पॉइंट है कि खोल के भीतर क्या होगा विद्युत क्षेत्र। खोल के भीतर देखो, खोल के अंदर कोई आवेश ही नहीं है। जब खोल के अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। मान लो यहाँ Q इक्वल टू 0 है तो विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसके बाद हम एक क्लास लेंगे जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ले लेंगे। मान लो 30 मिनट की क्लास होगी या 1 घंटे ले लेंगे, लेकिन उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको हम कर लेंगे। और बाकी ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो, पहला चैप्टर जो था ना ये थोड़ा लेंदी है और इस पे बेस्ड आगे 2-3 चैप्टर हैं। अगर आपको ये समझने में थोड़ा टाइम भी लगता है कोई बात नहीं, अगर यहाँ से आपका बेस मजबूत हो गया तो आगे आने वाले चैप्टर भी इस पे बेस्ड हैं, आपको वहाँ पे चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक, तो पढ़ाई करते रहिए। आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया।